नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फिल्टर्स। इससे पिछले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, जिसमें हमने लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर डिस्कस किए थे। हेल्प ऑफ क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फिल्टर। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस्टल फिल्टर आर मेड विद पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जनरली जो क्रिस्टल फिल्टर्स हैं उनको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाया जाता है। इनमें जनरली क्वार्ट्ज, टूरमैलिन, रॉकले सॉल्ट्स, इन मटेरियल्स का यूज होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस इट इज अ फिनोमेना इन विच वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल डिफॉर्म्स द क्रिस्टल। यानी कि अगर हम किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के फेसेस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें एक मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। Conversely, when a crystal is deformed, a voltage is produced across its faces. This effect causes the crystal to behave as an LC series having a high value of Q. यानी कि या अगर हम किसी क्रिस्टल पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। This effect is called piezoelectric effect. The amplitude of mechanical vibration is maximum when the frequency of applied AC signal is equal to the crystal frequency. Basically, जो भी mechanical vibration produce हो रहा है, the amplitude of that vibration is depend on the frequency. जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो हमें जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जनरली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए अवेलेबल होते हैं, जो जिनकी रेंज 15 किलोहर्ट्ज से लेकर 32 मेगाहर्ट्ज तक हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. It's a symbolical diagram. It's a symbol of the piezoelectric crystals. This is the equivalent electrical circuit of piezoelectric crystals. If we'll connect R, L, and C in series and one capacitance in shunt, then this complete combination is just like a crystal, in which you see the Cm is nothing. It's a shunt capacitance. जो वाइब्रेशन है उसका मास कितना है वो L को रिप्रेजेंट कर रहा है। R is मैकेनिकल फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट जो एनालॉगी है इलेक्ट्रिकल में, दैट इज R है। C is मैकेनिकल इलास्टिसिटी, दिस C is इक्विवेलेंट टू द मैकेनिकल इलास्टिसिटी। तो दिस इज द एक्चुअल रियल पिक ऑफ द क्रिस्टल। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जैसे अगर हम टूरमैलिन को यूज करते हैं तो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होता है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होती है। दैट मीन्स ये दृढ़ रहता है। कॉस्टली, इसकी कीमत ज्यादा होती है। इट्स कॉस्टली मेटल सॉल्ट। इट्स हाई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा है, बट इट्स वीक, इजीली ब्रेकेबल। यानी कि ये वीक है और इजीली ब्रेक हो सकता है। इसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें कम है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो दृढ़ता है वो कम है, इसीलिए इसको माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर में यूज किया जाता है। तीसरा जो मेटेरियल है दैट इज क्वार्ट्ज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है क्वार्ट्ज, क्योंकि इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका ज्यादा होता है एंड जो दृढ़ता है इसकी वो कंपैरेटिवली टूरमैलिन और रॉकले सॉल्ट से ज्यादा रहती है, और इट्स यूज्ड इन RF ऑसिलेटर एंड फिल्टर सर्किट्स। सो दिस इज द क्वार्ट्ज मटेरियल बेसिकली वी यूज फॉर द मेकिंग द क्रिस्टल फिल्टर्स। क्रिस्टल फिल्टर के अंदर जनरली दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इट्स हैव अ टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वन इज सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन इज पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अभी हमने बताया था कि क्रिस्टल जो है जिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो इसका में मैकेनिकल वाइब्रेशन मैक्सिमम होते हैं, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है इन द यूज ऑफ द क्रिस्टल, जिसमें क्रिस्टल फिल्टर के अंदर जो दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, एक सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंपीडेंस ऑफ L एंड C आर इक्वल्स, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे L और C का इंपीडेंस अगर बराबर हो जाता है, इस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैंसिल आउट कर देगा। इन दैट केस द इंपीडेंस विल बी प्योरली रेजिस्टिव। उस कंडीशन में इंपीडेंस जो है प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम Fs = 1/2 पाई * LC से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी Fp = 1/2 पाई * LCT। This is for the parallel resonance frequency. ये CT is a
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सी एंड सीएम, तो इसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सी इंटू सीएम अपॉन सी प्लस सीएम। सीटी इज लेस देन सी, हेंस क्योंकि सीटी की वैल्यू जो है सी से कम है, इसीलिए जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, बट ऑलमोस्ट बोथ आर इक्वल्स। fp is equals to 1.004 fs, यानी कि fp ज्यादा तो होता है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बट ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी एंड क्रिस्टल इंपीडेंस के बीच में ग्राफ है। अगर इसे देखें तो f1 इज द सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर इंपीडेंस मिनिमम होता है, fp इज द पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, f2 इस पर जो रेजोनेंस का जो इंपीडेंस है इस फ्रीक्वेंसी पर दैट इज मैक्सिमम। तो f1 पर मिनिमम, f2 पर मैक्सिमम इंपीडेंस में मिलता है। दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट इज अ टी टाइप बैंड पास क्रिस्टल फिल्टर, यानी कि हम जो फिल्टर क्रिस्टल की हेल्प से बना रहे हैं वो बैंड पास फिल्टर बना रहे हैं, और उसका जो नेटवर्क है वो टी टाइप है। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फिल्टर सर्किट जो डिजाइन करते हैं वो टी या पाई नेटवर्क से करते हैं, तो यहाँ पर हमने टी नेटवर्क यूज किया है, और सिंपली जहां पर हम इंपीडेंस यूज करते थे Z1/2, Z1/2 एंड Z2, उस जगह पर हमने क्रिस्टल 1, क्रिस्टल 2 और क्रिस्टल 3 तीन क्रिस्टल यूज किए हैं। लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है टी नेटवर्क के अंदर ये Z1/2, Z1/2 ये दोनों इंपीडेंस सेम होते थे, इसी तरह से यहाँ पर क्रिस्टल जो है वो 1 और 2 की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी। The series resonance frequency of crystal 1 and 2 is the same as the parallel resonance frequency of crystal 3. और क्रिस्टल 3 तो 1 की जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल 3 की पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। द फ्रीक्वेंसी f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रेजोनेंस ऑफ क्रिस्टल 3। क्रिस्टल 3 की सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f1 है, while f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल रेजोनेंस ऑफ क्रिस्टल 1 एंड 2। f2 जो है वो पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल 1 और 2 की। तो यहां पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो f1 और f2 के बीच में जो हमें फ्रीक्वेंसीज है दैट इज पास बैंड, बैंड पास है, ये फ्रीक्वेंसीज पास होंगी। f1 से पहले की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ हो जाएंगी, f2 के बाद की फ्रीक्वेंसी कट होगी, तो इट विल पास ओनली दी f1 एंड f2 बैंड। f1 is a series resonance frequency of crystal 3 and f2 is a parallel resonance frequency of crystal 1 and 2. तो f1 is equals to fs3, f2 is equals to fp1 is equals to fp2. If there is a parallel resonance frequency 1 or 2 that will be equals to the f2, और series resonance frequency of crystal 3 is f1. सेकेंड जो इसमें क्रिस्टल फिल्टर होता है दैट इज लेटिस टाइप बैंड पास क्रिस्टल फिल्टर। लेटिस टाइप में जनरली वहां पर जैसे हमने 2 सीरीज फिल्टर यूज किए थे, एक पैरेलल फिल्टर यूज किया था, यहां पर हम 2 सीरीज फिल्टर और 2 पैरेलल फिल्टर शंट फिल्टर यूज करते हैं। इस फिल्टर में 2 क्रिस्टल इन सीरीज आर्म्स में 2 क्रिस्टल यूज हो रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से पैरेलल आर्म्स में या शंट आर्म्स में जो भी क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं ये भी दोनों आइडेंटिकल हैं। तो fs1 is equals to fv2. Series resonance frequency of crystal 1 is equals to parallel resonance frequency of 2. The characteristic impedance of lattice surface is ZO is equal to under root में Z1 Z2. When reactance of series arm X1 and shunt arm X2 have the same sign, अगर सीरीज आर्म के X1 का एंड शंट आर्म के X2 अगर सेम साइन के हैं X1 और X2 तो ZO इज इमेजिनरी, उस कंडीशन में ZO जो है इमेजिनरी होगा। एंड दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर एटीन्यूएटेड, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएट हो जाएंगी और इट विल वर्क एज अ स्टॉप बैंड। लेकिन अगर X1 और X2 अपोजिट साइन के होते हैं उस कंडीशन में जो Z0 है वो रियल होगा, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, रियल होगा, तो उस कंडीशन में ये पास बैंड की तरह काम करेगा, उसका एटीन्यूएशन 0 होगा। दिस हैपेंस फॉर द रेंज ऑफ 0 to f1। तो यानी कि जो इसमें देखें तो 0 से f1 या f2 से ऊपर के लिए जिसमें कि इमेजिनरी है X1 और X2 दोनों सेम साइन के हैं, उस कंडीशन में ये स्टॉप बैंड की तरह काम करेगा। तो 0 से लेके f1 फ्रीक्वेंसी और f2 से f की फ्रीक्वेंसी ले स्टॉप बैंड के लिए काम करेगा। वहीं f1 और f2 के बीच के लिए जिसमें X1 और X2 का अपोजिट साइन है, इस कंडीशन में Z0 की जो वैल्यू है वो रियल है, तो ये पास बैंड की तरह काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इक्वलाइजर्स। Equalizer designed to provide compensation against attenuation distortion are called attenuation equalizer, while those meant for phase equalization are known as phase equalizers. यानी इक्वलाइजर का जनरली जो यूज होता है वो फिल्टर सर्किट के बाद यूज होता है। अगर फिल्टर सर्किट से
सर्किट से सिंबल को फिल्टर करने के बाद अगर उसमें कोई डिस्टॉर्शन होता है, यदि सिग्नल अपनी ओरिजिनल शेप से डिस्टॉर्ट हो जाता है, शेप से डेविएट हो जाता है, तो उसको इक्वलाइजर के द्वारा उसको करेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स इट कंपनसेट द एटेन्यूएशन व्हिच इज डन बाय द फिल्टर। फिल्टर के द्वारा जो भी एटेन्यूएशन किया जाता है उसको ये इक्वलाइजर करेक्ट करता है। कुछ इक्वलाइजर ऐसे होते हैं जो फेज को भी करेक्ट करते हैं, जिन्हें फेज इक्वलाइजर बोलते हैं। If the attenuation of the circuit increases with increase of signal frequency, the attenuation of the equalizer will decrease. अगर सर्किट का एटीन्यूएशन इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इंक्रीज करता है तो एटीन्यूएशन, इसकी जो इक्वलाइजर का एटीन्यूएशन वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सो दैट द ओवरऑल एटीन्यूएशन ऑफ द इक्वलाइजर एंड द सर्किट कैस्केड टुगेदर विल रिमेन कांस्टेंट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि अगर एटीन्यूएशन, जो सर्किट का एटीन्यूएशन है, अगर वो इंक्रीज करता है विद द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो उस समय एटीन्यूएशन का जो इक्वलाइजर है वो डिक्रीज करेगा। यानी ओवरऑल जो सर्किट है विद इक्वलाइजर एंड द सर्किट, जब ओवरऑल एटीन्यूएशन है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक सर्किट का एटीन्यूएशन बढ़ रहा है तो इक्वलाइजर का कम हो जाएगा, अगर सर्किट का कम हो रहा है तो इक्वलाइजर का बढ़ जाएगा, तो टोटल ओवरऑल जो एटीन्यूएशन वो फिक्स रहेगा। This is inverse impedance. Equalizer works on the principle of inverse impedance. Generally equalizer जो है inverse impedance पे काम करते हैं। Two impedances Z1 and Z2 are inverse with each other. अगर दो impedances हैं जो Z1 और Z2 हैं, दोनों एक दूसरे के inverse हैं। If their geometric mean is a real number, hence तो Z1 और Z2 will be equals to RO. तो RO is a real part of the resistance, it's a RO। मान लिया हमने Z1 Z2 RO स्क्वायर। If Z1 is inductive reactance, अगर Z1 जो है वो इंडक्टिव है तो Z1 इक्वल टू J ओमेगा L हो जाएगा। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो Z2 निकालेंगे तो R स्क्वायर RO स्क्वायर अपॉन Z1 की वैल्यू हमने J ओमेगा लग दी तो 1 अपॉन J ओमेगा L अपॉन RO स्क्वायर। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा L का, दैट विल इक्वल टू L अपॉन RO स्क्वायर का एक कैपेसिटेंस अगर हम लगा देंगे तो दैट विल इक्वल टू Z2। तो अगर ये Z1 है तो ये Z2 होगा, इनवर्स इंपीडेंस होगा इसका। इसी तरह से Z2 इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर Z2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, व्हिच कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू L अपॉन RO स्क्वायर। Z2 इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा जिसमें C की वैल्यू L अपॉन RO स्क्वायर है। इसी तरह से हम Z1 प्योर रेजिस्टिव है तो Z1 इक्वल टू R1 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में Z2 की जो वैल्यू है RO स्क्वायर बाई R1, हेंस Z2 इज आल्सो अ रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज RO अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये अगर Z1 जो है वो R1 है तो उस कंडीशन में इसका जो इनवर्स इंपीडेंस होगा वो RO स्क्वायर अपॉन R1 होगा, ये Z2 की वैल्यू होगी। इसी तरह से तीसरी कंडीशन, इफ R एंड L आर इन सीरीज, अगर R और L दोनों सीरीज में है, देन दोज इनवर्स इंपीडेंस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C। अगर R एंड L आर इन सीरीज देन दोज इनवर्स इंपीडेंस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R C। अगर हम यहां देखें R और L अगर सीरीज में है तो इनका जो इनवर्स इंपीडेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन R और C का होगा। Series equalizers, the equalizer used between source and load whose reactance is 2x1 as shown in figure 25। अगर हमारे पास एक सर्किट है, देखें दिस इज दी सीरीज इक्वलाइजर, इसमें हमने ये लोड यूज किया है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक इंपीडेंस है और एक हमारा आउटपुट पर लोड है RO जिसका रेजिस्टेंस R है। तो अगर इसमें हम I की वैल्यू निकाल, I इक्वल टू V अपॉन 2R, पहली कंडीशन हमने वो मानी है जब हमने विदाउट इक्वलाइजर, यानी इस सर्किट में देखें तो यहाँ पर हमने ये इक्वलाइजर सर्किट यूज किया। अगर हम इसको नहीं मानते तो यहाँ पर ये एक सर्किट होता है और यहाँ करंट, इसमें एक I करंट फ्लो हो रही है, तो हम मानते हैं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R से, तो V और R कितना हमारे पास, तो ये दोनों इंपीडेंसेस सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन 2R हो जाएगा। आउटपुट पावर निकालेंगे तो P(O) इज इक्वल टू I स्क्वायर RO, I स्क्वायर की वैल्यू V अपॉन 2RO स्क्वायर हम निकाल चुके हैं तो V स्क्वायर अपॉन 4RO वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इन द केस व्हेन वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी इक्वलाइजर सर्किट इन सोर्स एंड लोड। सेकंड केस बनता है कि अगर हम इसमें इक्वलाइजर सर्किट हम कनेक्ट कर दें, J2X1 हमने एक रिएक्टेंस यहाँ पर ऐड कर दिया, इक्वलाइजर ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन में जो करंट इसमें फ्लो रहा है वो हमने माना I डैश है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R से देखें तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया RO प्लस RO 2RO प्लस 2JX1, तो 2RO प्लस 2JX1, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये इक्वलाइजर के साथ में इसमें फ्लो होने वाली करंट है जो हमने इक्वलाइजर में कनेक्ट किया है।
output power PO dash, which is the power when we have connected the equalizer between source and load. तो PO dash equal to I dash square RO. I dash square की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. We'll put the value of I dash square RO. तो RO square plus x1, इसको हमने मैग्नीट्यूड ले लिया इसका, और that you will get V square RO upon 4 RO plus R x1 square. V square upon RO upon 4 into RO square plus x1 square. This is the power. Hence, N is equals to PO upon PO dash. This N is nothing, it's a ratio of power when without equalizer or with equalizer. ये हमने निकाला, तो we'll get 1 plus x1 square upon RO square. तो x1 is equal to RO into N minus 1. Because the value of RO and N are known, क्योंकि इस इक्वेशन में देखा तो RO और N दोनों known value हैं. Hence, if we want decreasing attenuation with increasing frequency, then x1 must be capacitive. ये दोनों कांस्टेंट हैं. अगर हमें एट्यूनेशन को कम करना है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ, तो x1 की वैल्यू जो है पॉजिटिव कैपेसिटिव होनी चाहिए. इफ यू वांट इंक्रीजिंग एट्यूनेशन, अगर हमें इंक्रीज एट्यूनेशन बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ, तो x1 की जो वैल्यू है वो इंडक्टिव होनी चाहिए. इसी तरह से हम पैरेलल इक्वलाइजर यूज करेंगे. पैरेलल इक्वलाइजर में हमने दोनों सोर्स, ये है हमारा, ये लोड है, इसके बीच में हमने JX/2 एक हमने पैरेलल में इक्वलाइजर यूज कर लिया. पहले हम सेम वही विदाउट इक्वलाइजर हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे. तो I की वैल्यू वो निकाली, पावर ये आ गया हमारे पास में. अब हमने जब इक्वलाइजर कनेक्ट किया है, तो I उस समय जो करंट फ्लो रही है दैट इज I1 पैरेलल में. तो I1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, RO ये रेजिस्टेंस प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में. तो JSU दोनों पैरेलल निकाल लिया, तो I1 की वैल्यू आ गई. I2 निकालेंगे, तो I2 इज बाय करंट डिवाइडिंग रूल. I2 इज इक्वल टू हमें निकालनी है, तो I2 इसमें फ्लो होने वाली करंट है, तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये प्लस ये रेजिस्टेंस RO प्लस JX2 अपॉन 2, ये दोनों रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल करंट I1. तो दैट इज I2. इट इज कैलकुलेटेड बाय द करंट डिवाइडिंग रूल. I2 हमने कैलकुलेट कर लिया. देन वी विल कैलकुलेट द पावर सेम वे. तो पावर में हमारे पास x2 into RO upon अंडर रूट में n-1 आता है. Because the value of RO and N are known, same है. Hence, if we want to decreasing attenuation and increasing frequency, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ हमें एट्यूनेशन को कम करना है, तो x2 की वैल्यू इंडक्टिव होनी चाहिए, जो कि पहले केस में, सीरीज वाले केस में कैपेसिटिव थी. इसी तरह से अगर हम एट्यूनेशन की वैल्यू इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो x2 की वैल्यू जो कैपेसिटिव होनी चाहिए, जो कि सीरीज के केस में इंडक्टिव थी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.